सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम देख लेते हैं अपना 17 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो जो फर्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए बेसिकली यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। वो भुज में विज़िट किया उन्होंने। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि जो अभी IMF ने जो $1 बिलियन असिस्टेंस दिया है पाकिस्तान को, वो बेसिकली पाकिस्तान यूज़ करेगा अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने के लिए, और उसके कैंप जैसे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद। और बोला कि जो है 14 करोड़ जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स मनी जो है वो देते हैं, और तो मसूद अजहर को जाता है जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और क्रिटिसिज्म ये लगाया है कि जो है उन्होंने क्वेश्चन किया $1 बिलियन लोन जो पाकिस्तान को मिला है, और उन्होंने वार्न किया कि ये फ़ंड जो है यूज़ किया जाएगा टेररिज्म के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अर्ज किया IMF को कि रिकन्सिडर करे फ्यूचर फंडिंग पाकिस्तान को, और देखे कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जाता है IMF को मिसयूज़ ना हो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को मजबूत करने के लिए। यहाँ पे वो वही अपना मैसेज दोहराते हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए इन डिफेंस, और ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बारे में है कि इनके बीच में पीस टॉक्स हुई यहाँ पे इस्तांबुल में 3 साल बाद, जो कि 90 मिनट चली, लेकिन पुतिन और ज़ेलेंस्की नहीं पहुँचे। लेकिन इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि जो है 1000 प्रिजनर्स जो हैं वो एक्सचेंज करेंगे, और यही एक कॉन्क्रीट एग्रीमेंट इन दोनों में बन पाया। कोई यूक्रेन ने डिमांड किया था अनकंडीशनल सीज़ फायर का, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रशिया रिफ्यूज द अनकंडीशनल सीज़ फायर बट एग्रीड टू डिस्कस आइडियाज़ फॉर फ्यूचर सीज़ फायर इन राइटिंग। तो बस इतना ही इस मीटिंग में हो पाया, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ निकल के नहीं आया आउटकम। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सेंटर सीक्स टू एनहेंस डिविडेंड्स फ्रॉम द RBI। तो जो एक कॉन्सेप्ट है कंटिजेंसी रिस्क इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू, जिसमें जो RBI अपनी बैलेंस शीट का जो 5 से 5.5 to 6.5% जो है वो अपना कंटिजेंसी बफर रखता है अपने पास, और बाकी जो पैसा होता है वो जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसके थ्रू जो है कि ये फ्रेमवर्क गाइड करता है कि कितना मनी जो है RBI को अपने पास रखना है एज अ रिज़र्व, और कितना जो है सरप्लस वो ट्रांसफ़र करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है और रिव्यू कर रही है इस फ्रेमवर्क को कि कैपिटल बफर्स कितना जो है RBI रख सकती है, और करेंटली जो ये बफर है वो 5.5 to 6.5% है, और फिर इसके बाद जो रिमेनिंग सरप्लस जाता है वो गवर्नमेंट को जाता है। और तो दोनों RBI और गवर्नमेंट दोनों इंटरनली इसको रिव्यू कर रही हैं, पैरेलल रिव्यू। और ये इसका मैटर क्यों करता है बेसिकली, क्योंकि लोअर बफर रहेगा, इसका मतलब ज़्यादा RBI कम पैसा रख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर रही है, तो हमारी जो फिस्कल सपोर्ट है वो वेलफेयर के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा। और अगर हाई बफर रख रही है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा RBI के पास ज़्यादा पैसा है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास कम पैसा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो ये बेसिकली दोनों में टेंशन चलता रहता है। फिर यहाँ पे इस न्यूज़ में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया है जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो आपके बिल्डिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, उनको रेट्रोस्पेक्टिव जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से को इलीगल बोला गया है। तो कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को नहीं मिलेगा, और इसको ग्रॉस इलीगैलिटी बोला गया है। और बैन द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग सच क्लियरेंस टू लीगलाइज इलीगल कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे आपका बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है गया सिटी का नाम चेंज करके गया जी करने का। और जो सेकंड डिसीजन लिया गया है वो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द बिहार स्टेट जीविका एंड फंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी
जीविका बैंक्स बनेंगे इससे। तो जो जिन वुमेंस को लोन मिलेगा उनको जीविका दीदीज बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ऑफिशियल्स बिजनेसमैन इन तमिलनाडु कम अंडर ईडी लेंस ओवर लिकर स्कैम। तो अब न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतनी, बट ईडी इम्पोर्टेंट है। ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको बोलते हैं एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है आपके फाइनेंशियल क्राइम्स, जो जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस हो गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है, और जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये ट्रैक करती है पूरा इलीगल मनी और इन हाई प्रोफाइल केसेस, और फ्रीज कर सकती है एसेट, और रेड कंडक्ट कर सकती है, और चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो जितने भी हवाला ट्रांजैक्शंस हैं उनको बेसिकली ट्रैक करना, बैंक फ्रॉड्स हैं, या ड्रग या टेरर फंडिंग है ना, या कोई फेमा वायलेशन हो रहा है तो इसको ट्रैक करना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली परमानेंट लोक अदालत नॉट फंक्शनिंग इन राजस्थान 16 डिस्ट्रिक्ट्स, हाई कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस। तो लोक अदालत वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो लोक अदालत क्या है बेसिकली? लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं, पीपल्स कोर्ट, और ये एक टाइप का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म होता है, जहाँ जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको एमिकेबली जो है उसको सेटल किया जाता है, ताकि जो है कोर्ट का लॉन्ग प्रोसेस जो है उसको अवॉइड किया जा सके, और कोर्ट पे बर्डन भी कम पड़े। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर 1987, और यहाँ पे कोई भी कोर्ट की फ़ी नहीं होती है, नो कोर्ट फ़ी, और डिसीजंस जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है, और कोई अपील नहीं होती है इनकी लोक अदालत की अगेंस्ट लोक अदालत डिसीज़न, नो अपील, ठीक है, और दोनों पार्टीज़ का वॉलंटरी एग्री करना ज़रूरी है। यहाँ पे हर टाइप के केस देखे जाते हैं, लगभग सिविल केसेस, जो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, डिफेमेशन हो गया, मोटर एक्सीडेंट का कोई क्लेम हो गया, बैंक रिकवरी डिस्प्यूट्स हो गए, या यूटिलिटी बिल्स हो गए, बिल्स को रिलेटेड। तो इसमें बेसिकली बैठता कौन है? ये जो जज होता है वो सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है ना। तो अब इसका एम क्या है? बेसिकली जो हमारा रेगुलर कोर्ट्स हैं उस पर बर्डन कम करना, और क्विक और इनएक्सपेंसिव जस्टिस देना, है ना, ताकि पीसफुल और म्यूचुअल सेटलमेंट हो सके। ये सब इसका एम है। फिर यहाँ पे हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में जो है ड्रग एडिक्शन को से फाइट करने के अगेंस्ट में यूथ को प्रमोट किया गया जो है स्पोर्ट्स, और बोला गया कि अवेयरनेस स्प्रेड करी गई हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सोशल इश्यूज़, और ताकि जो है पॉजिटिव चेंज आए यूथ एम्पावरमेंट में बैकवर्ड रीजन्स में। फिर यहाँ पे असम ने पॉलिसी एक लाई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और विच हंटिंग को रोकने के लिए, तो जिसका नाम है असम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। तो अब अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग ब्लैक मैजिक और विच हंटिंग को रोकने के लिए अलग अलग लॉज है। जैसे झारखंड में चलता है झारखंड विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, बिहार में भी इसी तरह है अपना उस खुद का लॉ, उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। तो अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग लॉज हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 3 months टाइमलाइन इन गवर्नर वर्डिक्ट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम सेंटर्स ओन गाइडलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बेसिकली 3 month का टाइमलाइन जो सेट किया था, ताकि जो गवर्नर जो बेसिकली प्रेसिडेंट है वो जो उनके लिए रिज़र्व किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा बिल डिसीज़न के लिए, वो 3 month में अपना डिसीज़न दे, उसके लिए अंडर आर्टिकल 201 में। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली। तो आर्टिकल 200 में क्या है? फर्स्ट 200 में जो है जो भी स्टेट में बिल्स पास होते हैं, पहले लोअर हाउस से पास होता है, फिर अपर हाउस से पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है। जो गवर्नर के साइन जो हो जाते हैं तो एक्ट बन जाता है। तो जब बिल अपर हाउस से गवर्नर के पास जाता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो साइन एसेंट दे दे तो उसको एक्ट बन जाएगा, एसेंट दे दे तो एक्ट बन जाएगा, या तो रिटर्न कर दे रिकन्सिडरेशन के लिए, और या तो विदहोल्ड कर ले। विदहोल्ड करने का मतलब है कि जो है वो वहीं पे स्टॉप हो गया बिल।
तो और चौथा ऑप्शन है कि वो रिज़र्व कर ले बिल, अगर वो फील कर रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है या फेडरल स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, तो रिज़र्व कर ले प्रेसिडेंट के कंसिड्रेशन के लिए। तो अब आर्टिकल 201 में क्या है, आर्टिकल 201 में जब ये रिज़र्व कर लिया जाता है बिल प्रेसिडेंट के लिए, तो आर्टिकल 201 से डील होता है। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास जब कोई बिल आता है स्टेट का, जो गवर्नर रिज़र्व करके भेजते हैं, तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो अप्रूव कर दे उस बिल को, तो वो लॉ बन जाएगा, या तो वो रिटर्न कर दे स्टेट लेजिस्लेचर को बिना किस रिकमेंडेशन के, सजेशंस के साथ रिकन्सिडरेशन के लिए, और या तो विदहोल्ड कर लें उसको। विदहोल्ड करने का मतलब है कि वो रिजेक्ट ही हो जाएगा बिल। तो यहाँ पे जो विद होल्डिंग वाला प्रिंसिपल है कि बहुत सारे बिल्स जो है प्रेसिडेंट उसको असेंट नहीं देते थे, तो बेसिकली वो डेड हो जाता था बिल और बहुत डिले होता था स्टेट्स के लॉज पास होने में। तो यहीं पे फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जब कोई गवर्नर बिल जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए देता है, तो यहाँ पे विद होल्डिंग का जो टाइम लाइन है वो 3 महीने सेट की थी कि प्रेसिडेंट 3 महीने टाइम ले सकता है उस पर कंसिडर करने का और जो उसको असेंट देने का या ना देने का। तो यहीं पे फिर दोनों के बीच में टसल चल रहा है सेंटर और सुप्रीम कोर्ट में, कि ये सेंटर ने चैलेंज किया है कि सुप्रीम कोर्ट की, क्या सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले सकता है जो 3 मंथ्स की टाइमलाइन इस चीज़ पे सेट करने की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसमें कुछ टाइमलाइन सेट नहीं करता, तो ये क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजन ले सकता है। तो ये बेसिकली टसल चल रहा है दोनों के बीच में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सर्च किए 15 लोकेशंस जो कि लिंक है जिनका खालिस्तानी टेरर आउटफिट के साथ। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी जो है वो इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इस्टेब्लिश की गई थी 2009 में, ये 2009 में, आफ्टर जो है मुंबई टेरर अटैक इन 2008। तो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है ऑफेंस जो टेररिज्म से रिलेटेड होते हैं, इंसर्जेंसी से रिलेटेड होते हैं, या अदर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है उससे रिलेटेड होता है। तो ये नेशन वाइड इसकी पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की अक्रॉस द स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन। ठीक है, अक्रॉस द स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशंस, और प्रूव कर सकता है किसी टेरर अटैक को, कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई हो या हेट क्राइम हुआ हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिंक टू, कोई टेरर से लिंक है अगर इसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो भी, और कई सारी अदर चीज़ें जैसे कि, और ये NIA एक्ट के अंदर बना था, NIA एक्ट जो इसको एम्पावर करता है इन्वेस्टिगेशन जो है, जो लोकल पुलिस से ये इन्वेस्टिगेशन ये अपने हाथ में ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है उसके बीच में जो टर्की ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है उसको अब धीरे धीरे खुल के, पहले JNU ने MOU सस्पेंड किया था टर्की की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अब IIT रुड़की ने भी कैंसिल कर दिए, सोचा है कि सारा कैंसिल कर देगा MOU जितने भी इनके साथ हैं। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी अनाउंस किया है ये भी MOU सारे सस्पेंड कर देगा टर्की और अज़रबैजान की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में। तो ये सारे डिसीजंस जो है नेशनल इंटरेस्ट और सॉलिडारिटी दिखाने के लिए लिए जा रहे हैं। जो टर्की और अज़रबैजान की जो भी बुकिंग्स थी, जो लोग घूमने जा रहे थे बुकिंग्स थी, वो भी सारी कैंसिल कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंजर्वेशन कंप्लीट कर लिया है। जो राजा की बावली है दिल्ली में, उसका जो है कंजर्वेशन कंप्लीट कर लिया है। तो वही इसमें बोला जा रहा है कि जो है कनेक्टेड टू प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और डीसिल्ट कर दिया गया है, फ़िश को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। तो अब ये राजा की बावली है क्या, ये बेसिकली सिकंदर लोधी ने बनवाया था इसको, सिकंदर लोधी ने दिल्ली में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। इसका जो मेन पर्पस होता है वो हमारे जो भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है और जो हमारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं और हेरिटेज साइट्स है, जैसे कि ताजमहल हो गया, अजंता एलोरा हो गया, या कई सारे अलग अलग जो भी आपके कल्चरल मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना। और ये 1861 में बना था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने फाउंड किया था। ठीक है, तो जो प्रिजर्व करना इंडिया के रिच आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल लीगेसी को, तो ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलते हैं जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को,
तो उसमें होता क्या बेसिकली, पहले कंस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर बाद में जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसी टाइप के जो एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनने के बाद इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है, जो कि पहले लेना होता है, इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो उसको इलीगल बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी जो ये इस टाइप का एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो ग्रॉस इलीगैलिटी कंडक्ट है। और जो भी इसके जो नोटिफिकेशंस आए थे इसको एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देने के लिए 2017-2021 का, और उसको जो है वो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और जो है बोला कि जो है जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है इसके अंदर जो दिए जाते हैं वो वैलिड रहेंगे, बट कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं दिया जा सकता इसके अंदर। बोला कि जो है सेंटर की ड्यूटी होनी चाहिए कि टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, और जो कि इसको इंटीग्रल पार्ट समझना चाहिए डेवलपमेंट का। फिर यहाँ पे जो हमारे इसरो ने क्या बोला है, इसरो बेसिकली बोल रहा है कि जो वो इको फ्रेंडली लॉन्च व्हीकल्स बनाएगा, लॉन्च व्हीकल्स जिसमें कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, सेमी क्रायोजेनिक और लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन प्रोपेलेंट यूज़ किए जाएंगे। तो क्रायोजेनिक बेसिकली क्या है, क्रायोजेनिक जो है प्रोपल्शन टाइप का सुपर कूल्ड लिक्विड्स यूज़ करता है, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, लिक्विड ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब चीज़ें वो यूज़ करता है, जो कि एक्सट्रीमली एट लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हाई एफिशिएंसी आती है और थ्रस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो रॉकेट्स को पावरफुल ज़्यादा बनाता है और इको फ्रेंडली भी ज़्यादा बनाता है। जैसे कि हमारे GSLV के थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल ही यूज़ होता है। थर्ड स्टेज में पहले सॉलिड, लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक, और फिर उसके बाद में और जैसे और उसमें PSLV में क्या होता है, PSLV 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें जो आपका सॉलिड लिक्विड जो है वो अल्टरनेट करता है 4 स्टेज में। GSLV 3 स्टेज है। तो इन्होंने बेसिकली यही बोला कि ये सारे फ्यूल्स हम यूज़ करेंगे ताकि सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन हो सके, और एम्फेसाइज़ किया कि केमिकल इंजीनियरिंग को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए का प्रिंसिपल जो कैसे अपनाना चाहिए स्पेस सेक्टर में, ताकि लो कार्बन सॉल्यूशन हमें मिल सकें स्पेस सेक्टर में। फिर यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने बेसिकली लॉन्च किया है कैंपस कॉलिंग मिशन। कैंपस कॉलिंग में क्या है कि ये प्रोग्राम है ताकि जेंडर लोगों के बीच में जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सके, सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सके, और साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनको बेसिकली रोका जा सके, और सेफ़ एनवायरनमेंट और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया जा सके वुमेंस के लिए। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बेसिकली जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। आपके ये प्रोटेक्ट करने के लिए होती है जो राइट्स और इंटरेस्ट हैं वुमेंस के बेसिकली, और इनका इश्यूज रिलेटेड होता है वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड, एम्पावरमेंट से रिलेटेड, जो लीगल राइट्स हैं, है ना, जेंडर इक्वालिटी है। और ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है, जो है जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होती है, जो गर्ल्स को अफेक्ट करती हैं या वुमेन्स को अफेक्ट करती हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग पैरेलल रिव्यू ऑफ RBI बफर्स विद आई ऑन डिविडेंड्स। तो ये फर्स्ट पेज पे हम लोग ऑलरेडी ये न्यूज़ कवर कर चुके हैं, बट देख लेते हैं एक बार कि RBI जो है जो उसका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है वो उसको दोबारा से रिव्यू कर रहा है। तो इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में क्या है, बेसिकली जो भी RBI की जो भी बैलेंस शीट होती है उसका जो 5.5 to 6.5% जो होता है वो बेसिकली RBI अपने पास रखता है, जिसको वो बोलता है कंटिजेंसी रिस्क बफर। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो बाकी सरप्लस होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सरप्लस जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, बेसिकली ये जो है ये बिमल जालान कमेटी है। बिमल जालान कमेटी ने रिकमेंड किया था ये। बिमल जालान कमेटी रिकमेंडेड दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एंड कैपिटल कंटिजेंसी रिजर्व। तो अब ये जो बेसिकली जो ये 5.5 to 6.5% जो ये कंटिजेंसी रिजर्व बफर रखा जाता है RBI के पास, तो यही गवर्नमेंट कह रही है एक्सेस ट्रांसफ़र करने का। और RBI इस पे जो है क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो है कैसे इसको कम कर सके CRB को, ताकि उसके पास ज़्यादा सरप्लस ट्रांसफ़र मनी हो सके। तो ये इसका रीज़न देना है बेसिकली फिस्कल स्ट्रेस की वजह से नहीं, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स की वजह से जो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी है या बढ़ी है उसकी वजह से है। और RBI का स्टैंस ये है कि वो दोबारा से इस फ्रेमवर्क को रिव्यू कर रहा है ताकि जो बैलेंस बना सके वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच में और
गवर्नमेंट नीड्स के बीच में। फिर जो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में है। तो जो जेंसोल इंसॉल्वेंसी केस है 150 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट का, वो बेसिकली वो सुनने वाली है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, और जो कि इंडियन कंपनीज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको इश्यूज़ को सॉल्व करती है, इंडियन कंपनीज से रिलेटेड, ठीक है। तो उन मैटर्स को एडजुडिकेट करती है, और ये इस्टेब्लिश की गई थी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली जो भी कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं आपके, और जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो गई, है ना, और मर्जर हो गया, या अमलगमेशन अप्रूवल देना है उस केस में, या वाइंड अप हो रहा है किसी कंपनी का, है ना, और कन्वर्ट हो रही है कोई जो है पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड, या फिर वाइस वर्सा। तो ये सब केसेस में ये बेसिकली एडजुडिकेट करती है, और इसकी जो अपील होती है वो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल में जो है हियर की जाती है, NCLAT में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली में है आपका, और अलग अलग बेंचेस हैं इसकी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अलग अलग जगह पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सीज़ फायर टॉक्स हैं वो रिजेक्ट होने के बाद जो है यूरोपियन जो लीडर हैं और US प्रेसिडेंट जो है उन्होंने वार्न किया है कि जो है रशिया को अगर ये कंटिन्यू करता रहा तो रशिया पे न्यू सैंक्शंस लगा सकते हैं, और अगर वो इग्नोर करता रहा पीस एफर्ट्स और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को अगर वो प्रोलॉन्ग करेगा। फिर यहाँ पे इज़राइल जो है, इज़राइल के जो होस्टेजेस हैं वो बोलता है कि जो है अगर वो गाज़ा रिलीज़ नहीं करता है होस्टेजेस उसके, तो वो कंटिन्यू रखेगा उस पर अटैक। और यहाँ पे देखिए 93 लोगों की और वहाँ पे जान चली गई है, मिसाइल अटैक फिर से उन्होंने किया है। मिलिट्री ऑपरेशंस ये कंटिन्यू करे जा रहा है, और 150 टारगेट किया, और जो है वार्निंग दी है कि जो है और भी बड़े अटैक्स कर सकता है अगर उसके हॉस्टेजेस जो है वो रिलीज़ नहीं हुए तो। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे काबुल के बारे में है। काबुल जो अफ़गानिस्तान, वहाँ पे कैसे सीवियर वाटर क्राइसिस चल रहा है, वाटर क्राइसिस ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और पुअर वाटर मैनेजमेंट की वजह से। तो वहाँ का जो प्राइमरी वाटर सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है बेसिकली, और जो कि ओवर एक्सट्रैक्ट हो गया है, 80% ओवर एक्सट्रैक्टेड। तो अब जहाँ के जो कुएँ हैं, वेल्स भी ड्राई होने लगे हैं, और जो है एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि जो है ये सिटी जो है आउट ऑफ वाटर, इसको पानी बिल्कुल ख़त्म हो सकता है 2030 तक। और इंटरनेशनल जो एड है वो भी डिक्लाइन कर दिया गया था जब से तालिबान पावर में आया है, तो वहाँ के जो मेजर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रुक गए हैं। और तो ये बेसिकली इस बारे में न्यूज़ थी। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि काबुल में कैसे वाटर क्राइसिस आ रहा है तालिबान के आने के बाद, और कितने का एक्सट्रैक्शन कितना हुआ ग्राउंड वाटर का, और इज़राइल यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है अटैक गाज़ा में, और यूरोपियन लीडर्स ने क्या वार्न किया है रशिया को अगर वो कंटिन्यू करता रहा ऐसे ही सीज़ फायर वायलेट करता रहा। और यहाँ पे फिर हमने देखा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में देखा, यहाँ पे सारे प्रोविजंस उसके, और फिर हमने यहाँ पे देखा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क और कैपिटल रिजर्व जो है देखा यहाँ पे उसके गवर्नमेंट और RBI के बीच में क्या टसल चल रहा है और जो रिव्यू चल रहा है दोनों के बीच में इंटरनल। फिर यहाँ इसरो ने इकोनॉमिक फ्रेंडली लॉन्च व्हीकल्स अपनाने की बात की, तो GSLV के बारे में देखा, PSLV के बारे में देखा। फिर यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में देखा, उसके एक इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया उसके बारे में देखा। फिर यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाना, और जो राजा की बावली है उसके बारे में देखा जो सिकंदर लोधी ने बनवाया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे जो एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो दिए जाते हैं उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो है कैसे JNU और जो अदर IIT रुड़की और LP यूनिवर्सिटी कैसे जो है टर्की की यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU कैंसिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जाना हमने। फिर यहाँ पे जो 3 मंथ की गाइडलाइन जो कि फ़िक्स की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को डिसीज़न लेने में स्टेट बिल्स में, वो उसमें सेंटर का बेसिकली क्या बोलना है और जो उसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं जो है वो हमने देखा, क्या क्या आर्टिकल हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जैसे कैसे जो है आपका हरियाणा में अडॉप्ट किया गया स्पोर्ट्स कल्चर को टू कॉम्बैट ड्रग एडिक्शन। फिर असम में जो पॉलिसी आई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और विच हंटिंग को लेके। फिर यहाँ पे हमने लोक अदालत के बारे में जाना, फिर उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जाना।
फिर यहाँ पे हमने बिहार में जो गया का नाम गया जी हो गया उसके बारे में देखा, जीविका दीदीज़ और जीविका बैंक के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे रशिया और यूक्रेन में कैसे जो है ये सीज़ फायर जो टॉक्स थी वो कैसे फेल हो गई वो देखा हमने। फिर यहाँ पे कैसे एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो कि इलीगल बताया सुप्रीम कोर्ट ने वो देखा हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो है कैसे राजनाथ सिंह ने जो आईएमएफ से एड मिली है उसको बेसिकली पाकिस्तान टेरर फंडिंग के लिए कैसे यूज़ करेगा वो हमने देखा। तो ये आज का पूरा हमारा न्यूज़पेपर था कवरेज। और अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही आपको रोज़ डेली न्यूज़पेपर कवरेज आपके सामने मैं दे सकूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।